नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और रिकॉर्ड बना दिया है और रिकॉर्ड बनाने की बेचैनी कहिए, रिकॉर्ड बनाने की बेताबी कहिए कि इसमें तमाम दिनों को जोड़ दिया गया है, यानी जब वो मुख्यमंत्री थे और वर्तमान में जब वो प्रधानमंत्री है। और हमें अब ये बताया जा रहा है कि देश में लंबे समय तक कुर्सी पर बैठे रहने वाले नेता के मामले में वो पहले नंबर के नेता बन गए हैं। उन्होंने एक मुख्यमंत्री को पीछे छोड़ दिया है अपने सीएम और पीएम दोनों के कार्यकाल को मिलाकर। हमें यह बताया गया कि नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग के 8,930 दिनों तक कुर्सी पर बैठे रहने के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है और अब गुजरात के मुख्यमंत्री का कार्यकाल मिलाकर, देश के प्रधानमंत्री का कार्यकाल मिलाकर मोदी साहब के कुर्सी पर बैठे हुए दिनों की संख्या 8,931 हो गई है। यानी उन्होंने अब सबको पीछे छोड़कर एक नया रिकॉर्ड बना लिया है। लेकिन आज के दिन ये सवाल पूछना तो बनता है कि क्या आपको जगदीप धनखड़ साहब याद हैं? जी हां, देश के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब, जिन्होंने अचानक दिन भर राज्यसभा की कार्रवाई का संचालन करने के बाद 21 जुलाई 2025 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। हमें यह बताया गया कि उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया, लेकिन नियमों के मुताबिक वो तस्वीर कभी सामने नहीं आई, वो वीडियो कभी सामने नहीं आया कि उन्होंने कब खुद से राष्ट्रपति भवन जाकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा सौंपा। बाद में जब आरटीआई दायर की गई तो राष्ट्रपति सचिवालय का जवाब कुछ और था, उपराष्ट्रपति सचिवालय का जवाब कुछ और था। और यह सवाल लगातार उठता जा रहा था कि भैया अचानक जगदीप धनखड़ साहब ने इस्तीफा क्यों दिया। यह भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का ऐसा काला अध्याय बन गया था जो लंबे समय तक याद रखने वाला अध्याय था। और यह सोचा जा रहा था, यह पूछा जा रहा था कि इसका सच कब सामने आएगा। लेकिन अब आखिरकार इसका सच सामने आ ही गया है दोस्तों। और सच सामने आया कैसे? सच सामने आया एक किताब के जरिए और खुलासा हो गया कि भैया उनको जेल भेजने की तैयारी की जा रही थी। जी हां, देश के पूर्व उपराष्ट्रपति, संवैधानिक पदों के मामले में दूसरे सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ जांच शुरू हो गई थी। उनको जेल भेजने की तैयारी की जा रही थी और उनको धमकाकर उनसे इस्तीफा लिखवाया गया। अगर धनखड़ इस्तीफा न देते तो उनको जेल जाना पड़ता। तो जैसे ही उनको ये पता लगा कि भैया उनको जेल भेजे जाने की तैयारी की जा रही है, उन्होंने इस्तीफा दिया, बहाना बनाया स्वास्थ्य का। कुछ महीनों तक वो पूरे परिदृश्य से गायब रहे, लेकिन उसके बाद वो सामने आए और थोड़ा थोड़ा वो बोलते हुए नजर आए। और अब जब उनके इस्तीफे को लेकर इतना बड़ा खुलासा हो गया है तो मोदी सरकार अब पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आ रही है। किसने किया यह खुलासा? कौन सी किताब में हुआ यह खुलासा? और इस खुलासे के बाद अब इस देश की राजनीति कितनी तेजी से बदलती हुई नजर आएगी और क्या वाकई देश की राजनीति बदलेगी? इन तमाम सवालों के जवाब हम अपनी इस स्टोरी में तलाशने की कोशिश करेंगे। आपको बताने की भी कोशिश करेंगे कि किसने लिखा, क्यों लिखा, कहां लिखा, कैसे लिखा और क्या वाकई धनखड़ साहब के खिलाफ कोई इतने बड़े स्तर पर जांच हो रही थी कि उनको जेल तक जाना पड़ सकता था। लेकिन आज की इस बड़ी स्टोरी की शुरुआत करने से पहले आपसे एक अपील, आपसे एक आग्रह जरूर करना चाहूंगा। अगर आपने अभी तक इस YouTube मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़िए, संतोष पाठक ऑफिशियल YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आए तो ही लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल के साथ हर तरीके से जुड़े रहिए। और अब आते हैं आज की इस बड़ी स्टोरी पर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चहेती जांच एजेंसी ईडी, हालांकि अदालत में इनके केस टिक नहीं पाते और लगातार ये अदालतों से फटकार खाते हुए नजर आते हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और विपक्ष के न जाने कितने नेता, उसमें अरविंद केजरीवाल, उसमें आप हेमंत सोरेन, उसमें संजय राउत, अनगिनत नेता हैं जिनके खिलाफ ईडी जांच कर रही है। और कई नेताओं को ईडी ने जेल भी भेजा, लेकिन अदालतों ने ऐसी तगड़ी फटकार लगाई। लेकिन इसके बावजूद भी ईडी की अपनी उपयोगिता तो बनी हुई है और ईडी के द्वारा ही गिरफ्तार करके जेल भेजे गए शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने अपने जेल के यात्रा के दिनों को याद करते हुए मराठी में एक किताब लिखी। और मराठी की किताब तो हालांकि पहले ही पब्लिश हो गई थी, छप गई थी, लेकिन उसका अंग्रेजी रूपांतरण अब मार्केट में आने वाला है और उसमें उन्होंने एक अध्याय जोड़ा है जगदीप धनखड़ से
के इस्तीफे से जुड़े प्रकरण को लेकर, जिसमें उन्होंने कई तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको याद दिला दूं कि जगदीप धनखड़ जब इस्तीफा देकर रहस्यमयी तरीकों से गायब हो गए थे, ना कुछ बोल रहे थे, ना किसी से मिल रहे थे, ना कोई मुलाकातें हो रही थी, उस समय भी संजय राउत ने उनसे मुलाकात की थी। और संजय राउत ने जो किताब लिखी है, इस किताब का जो अंग्रेजी संस्करण आने वाला है, अनलाइकली पैराडाइज, इस किताब में उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया है कि ईडी ने धमकाया था जगदीप धनखड़ को इस्तीफा देने के लिए, और ईडी की धमकी के कारण जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा देना पड़ा था। और उनकी यह खबर, यानी संजय राउत की किताब की यह खबर तमाम मीडिया संस्थानों में छपी हुई है। मैं आपको उन्हीं संस्थानों से वो खबर उठाकर आपको बता रहा हूं। इस किताब में, ये जो किताब का नाम है अनलाइकली पैराडाइज, इस किताब में संजय राउत ने आरोप लगाया कि पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 2025 में ईडी के दबाव में इस्तीफा दिया था। यह दबाव मोदी सरकार के खिलाफ उनके स्वतंत्र राजनीतिक कदमों के जवाब में था। मराठी में लिखी यह किताब 2025 में प्रकाशित हुई थी, लेकिन इसका अंग्रेजी संस्करण, जिसमें इस घटना को खास तौर से जोड़ा गया है, वो सोमवार को रिलीज होगी। और किताब में यह बताया गया है कि ये जगदीप धनखड़, बकायदा उन्होंने कहा कि इस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही थी कि जगदीप धनखड़ और उनकी पत्नी ने जयपुर स्थित अपना घर बेच दिया था और उससे मिली रकम का कुछ हिस्सा विदेश भेज दिया था। किताब में दावा किया गया कि ईडी ने कथित तौर पर अन्य जांच एजेंसियों के साथ मिलकर उनके खिलाफ आरोप तय करने के लिए एक फाइल तैयार थी। उन्होंने दावा किया, संजय राउत ने अपनी किताब में, कि जब मोदी सरकार के खिलाफ जगदीप धनखड़ स्वतंत्र तरीके से राज्यसभा की कार्रवाई का संचालन करते हुए नजर आ रहे थे, तो ईडी ने उन्हें यह फाइल सौंपी, उन्हें डराया, धमकाया, उन पर इस्तीफा देने का दबाव डाला। शुरू में जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया, तो इस जांच को और ज्यादा तेज कर दिया गया, जिससे निश्चित तौर पर जगदीप धनखड़ असहज होते हुए नजर आए, फंसते हुए नजर आए, और बाद में उन्होंने उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के पत्र में स्वास्थ्य के कारणों का हवाला दिया, लेकिन अभी तक उसमें कई सारी चीजें रहस्यमयी तौर पर छुपी हुई थी। थोड़ा बहुत जगदीप धनखड़ साहब ने बोलना तो शुरू कर दिया था, लेकिन अब संजय राउत की किताब ने मोदी सरकार पर एक बड़ा आरोप लगा दिया है, एक बड़ा गंभीर आरोप लगा दिया है कि ईडी की जांच का डर दिखाकर, जेल भेजने का डर दिखाकर जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया। संजय राउत की किताब का यह विस्फोटक खुलासा अपने आप में चौंकाने वाला है। जवाब आना चाहिए, लेकिन हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, संजय राउत भी जानते हैं, और जगदीप धनखड़ भी इस बात को बखूबी जानते समझते हैं कि जवाब आएगा नहीं। जवाब की बजाय कुछ और भले ही आ जाए, लेकिन जवाब तो नहीं आएगा। लेकिन संजय राउत ने इस किताब में कई अन्य खुलासे भी किए हैं। उन्होंने चुनाव आयुक्त अशोक लवासा के बारे में खुलासा किया कि किस तरह से उनको परेशान किया गया जब उन्होंने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को सुधारने की कोशिश की। यहां तक दावा किया संजय राउत ने इस किताब में कि भैया शरद पवार की वजह से जेल जाने से बचे थे नरेंद्र मोदी। यह भी खुलासा किया संजय राउत ने मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कि किस तरह से अमित शाह जब बुरी तरह से फंसे हुए नजर आ रहे थे गुजरात में, और नरेंद्र मोदी भी उनको बचा नहीं पा रहे थे, तब वह अपने बेटे के साथ, यानी अमित शाह अपने बेटे के साथ एक काली पीली टैक्सी में ठाकरे के आवास पर पहुंचे और बाला साहब ठाकरे से उन्होंने हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया, अपने आप को बचाने का अनुरोध किया, जज से बातचीत कर उन्हें बचाने का अनुरोध किया, और इस मामले में बाला साहब ठाकरे ने मदद भी की। तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी को बुलाया, उन्होंने जज का नाम बताया और उन्हें मामले पर चर्चा करने का निर्देश दिया, और अंत में बाला साहब ठाकरे ने कहा अपने ही मुख्यमंत्री को, मनोहर जोशी को, शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के मुख्यमंत्री को, कि आप चाहे जो भी पद धारण करें, लेकिन याद रखें कि आप भी एक हिंदू है। उस एक फोन कॉल ने अमित शाह की राजनीतिक दशा और दिशा बदल दी। इस तरह के कई खुलासे संजय राउत ने अपनी किताब में किए हैं। नरेंद्र मोदी और शरद पवार को लेकर जो उन्होंने खुलासा किया, अब उसका कोई मतलब है नहीं, क्योंकि शरद पवार तो उल्टा भुगत रहे हैं। उनकी पार्टी तोड़ दी बीजेपी ने, उनका परिवार तोड़ दिया बीजेपी ने, और अब उनके भतीजे अजीत पवार भी इस दुनिया में नहीं है, जिसको लेकर कई तरह की शंकाएं, जिनको लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, और खुद पवार के परिवार से ही वो सवाल खड़े हो रहे, उठ रहे हैं, और वो दर दर भटक रहे हैं इस मामले में एफआईआर दर्ज करवाने के लिए।
जहां तक बाला साहब ठाकरे द्वारा अमित शाह की मदद करने का सवाल है, अब उसका भी कोई मतलब नहीं रह गया कि क्योंकि भैया शिवसेना ही तोड़ दी। बाला साहब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे का सपना तोड़ दिया, उनकी पार्टी तोड़ दी, उनका राजनीतिक रसूख खत्म कर दिया और मजबूर कर दिया उद्धव ठाकरे को उन्हीं कांग्रेस और एनसीपी के पाले में जाने के लिए जिनसे जिंदगी भर बाला साहब ठाकरे लड़ते रहे। तो वो सिर्फ राजनीतिक किस्से और राजनीतिक कहानियों का पर्याय तो बन सकते हैं, लेकिन जगदीप धनखड़ को लेकर जो उन्होंने खुलासा किया वो खुलासा अपने आप में चौंकाने वाला है और इस देश के लोगों के लिए एक बड़ा मामला बन गया है कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को भी, दूसरे सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को भी क्या इस तरह से ब्लैकमेल किया जा सकता है, इस तरह से धमकाया जा सकता है और इस तरह से धमकाकर उनको इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया जा सकता है। यह सवाल अपने आप में उठ रहा है, लगातार उठता रहेगा, लगातार ये पूछा जाता रहेगा और लगातार इस सवाल के जरिए मोदी सरकार पर, मोदी सरकार की कार्यप्रणाली पर, मोदी सरकार के मंसूबों पर, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के असली मंसूबों पर और अमित शाह के कार्यकलापों पर, उनकी कार्यशैली पर ये सवाल उठते रहेंगे, पूछे जाते रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात, आप क्या सोच रहे हैं? संजय राउत ने जो लिखा, क्या वो सिर्फ किताब को लोकप्रिय बनाने के लिए लिखा है या वाकई इसमें कोई दम है? हालांकि अब जांच कौन करेगा, संजय राउत पहले कह चुके हैं कि भैया किसी भी संवैधानिक संस्था पर अब कोई भरोसा नहीं है। जब ममता बनर्जी के सुप्रीम कोर्ट में जाने को लेकर उनसे सवाल पूछा गया, यह राजनीति का एक अजीब सा काल है कि बड़े बड़े नेताओं को भी अब इस देश की संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा नहीं रहा, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो कैग हो, चाहे वो राज्यपाल जैसी संस्था हो, इन पर भरोसा नहीं रहा। सरकार के लिए चिंता का सबब होना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और तमाम न्यायाधीशों के लिए यह चिंता का सबब होना चाहिए था, देश के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के लिए भी यह चिंता का सबब होना चाहिए था, राज्यपाल के पद पर बैठे हुए हर व्यक्ति के लिए चिंता का सबब होना चाहिए था, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हर व्यक्ति के लिए चिंता का सबब होना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्य से न सरकार सोच रही है और ना ही कोई व्यक्ति सोच रही है। संजय राउत की ये किताब जल्द ही मार्केट में आ जाएगी, पता नहीं कहीं इसको भी रोकने की कोशिश तो नहीं की जाएगी, लेकिन जब ये आ जाएगी तो इसमें और ज्यादा तथ्य निकलकर सामने आएंगे। अभी तो जो कुछ तथ्य छन कर निकलकर सामने आए, जो मीडिया रिपोर्ट्स में लिखी गई हैं, उनको मैंने आपके सामने रख दिया है। आपका क्या मानना है इस स्टोरी को लेकर, संजय राउत के खुलासे को लेकर, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करके 2-4 लोगों तक पहुंचा दीजिएगा। आजकल जानकारियां लोगों तक पहुंच नहीं पा रही है पूरी तरह से, क्योंकि कई तरह की रोक और कई तरह की बंदिशें लगी हुई हैं। और अगर चैनल आपको पसंद आया तो संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।